हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो बैंकर्स। आप सभी का स्वागत है। और भाई आज का सेशन एक्चुअल में क्या है, मिक्स्ड सेशन है। ये अरिथमेटिक का मिक्स सेशन है। इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के हैं और मिक्सर एलिगेशंस के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो सेशन है वो मिक्स सेशन है और आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक ठाक है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35% of goods were sold at a profit of 65%, while the remaining were sold at X% loss. If the overall loss is 12%, then what is the value of X correct to one decimal place? बहुत ही नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन से आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बहुत बार रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन तुमसे कि भाई 35% गुड्स जो हैं उनको 65% के प्रॉफिट पे सेल किया, जबकि जो रिमेनिंग रहेगी उनको X% के लॉस पे, और ओवरऑल लॉस कितने परसेंट का लॉस हो रहा है आपको? 12% का। तो देखो इसको करने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। एलिगेशन लगा सकते हो, नॉर्मल बेसिक पे जाके सॉल्व कर सकते हो। मैं भी तुम्हें एक एवरेज का सेंस का एक क्वेश्चन, जो एवरेज का सेंस देते हैं ना, उस तरह का ये क्वेश्चन लग रहा है। तो मैं उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करके तुमको दिखाता हूँ। देखो ध्यान से समझना और सीखना इस चीज को। 35% गुड्स हैं, तो रिमेनिंग जो गुड्स रहेंगी वो 65% रह जाएंगी। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, देखो तो इन दोनों का रेशो ले लेता हूं मैं। इनका रेशो कितना आएगा? 5 7 जा और 5 से 13 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 7 गुड्स तो 65% के प्रॉफिट पे चली जाती हैं और 13 गुड्स जो हैं वो X% के लॉस पे जाती हैं। तो इसको X ले लिया मैंने। और ओवरऑल कितनी गुड्स हैं? 7 + 13 है कि 20 गुड्स हैं, और ये कितने लॉस पे जाती हैं? 12% के लॉस पे जाती हैं। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ आंसर निकाल सकते हो। देखो कितना आंसर आएगा। 7 से 5 जा 35 और 45, 455 तो ये हो जाएगा, प्लस या माइनस का आएगा क्योंकि माइनस रहेगी ना वैल्यू, तो ये माइनस का हो जाएगा। -13x और इसकी वैल्यू आ जाएगी -240। इसकी वैल्यू हमें कितनी देके जाएगी? -240, यानी कि 13x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, वो 13x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 455 और 240 को ऐड कर देना, यानी कि 695। और बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। 65 यानी कि 45 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स चला जाएगा। 53 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो आई बात समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कोशिश करो इसी तरीके से करने की, है ना। और किसी तरीके को लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है तुमको। तुम इसको एवरेज के सेंस की तरह सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा चुटकियों में। ठीक है, हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड्स के क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन चाहिए तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। बहुत आसान लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बढ़ूँ आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 14%। Had it been sold for 121 rupees less, a loss of 8% would have been incurred. If the same article would have been sold for 536.25 rupees, then the profit or loss percent would have been। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। अगेन एक बार प्रॉफिट है 14% के प्रॉफिट पे कोई चीज आप सेल कर रहे हो और उस पर को 8% के लॉस तक लेके जाना है, तो इसके लिए कितने रुपए कम लगाने पड़े? 121 रुपए कम। देखो कैसे निकाल सकते हो यहाँ से। 14 + 8 यानी कि 22% की वैल्यू है ये। 22% की वैल्यू है ये, समझना। देखो हमारा सीपी जो होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस जो होता है, कॉस्ट प्राइस होता है 100%। ठीक है, अगर प्रॉफिट पे जाओगे तो आप 14% के प्रॉफिट पे जा रहे हो यहाँ से, और लॉस है तो आपको 8% का लॉस है यहाँ पे। यानी कि अगर आप प्रॉफिट पे जाओगे तो आप इस चीज को 114% का सेल कर दोगे, और अगर आप लॉस पे जाओगे तो आप इसको 92% का सेल कर दोगे। यानी कि 92% से 114% तक अगर गए, तो ये जो जर्नी है, ये आप लोग समझदार हो सभी के सभी, कितनी जर्नी है ये? 22% की। और इसके लिए यहाँ से यहाँ के लिए, है ना, उल्टा लौट के आए हो ना, माइनस हुआ है,
तो 22% की वैल्यू के लिए कितना कम कर रहे हो? 121 रुपये। तो 121 रुपये की जो वैल्यू आ रही है वो 22% के बराबर है बेटा। 121 की जो वैल्यू आ रही है वो कितने परसेंट के बराबर है? 22% के बराबर है। तो अगर इस आर्टिकल को हम इतने रुपए में सेल कर दें, यानी कि 536.25 रुपीज़ का अगर मैं इस आर्टिकल को सेल कर दूं, तो प्रॉफिट या लॉस हमें कितना होगा? तो देखते हैं जरा कितने परसेंट बनता है ये। 22/121 मल्टीप्लाई 536.25, ठीक है। 11 से 2 बार कैंसिल कर देना, 11 से 11 बार कैंसिल कर दिया हमने इसको। देखो 11 से कैंसिल करते हैं, कितना आएगा? 11 चौके 44, 96, 11 8 88, 88 के बाद 8 2 11 7 77 और 11 पंजे 55, 48 दूनी 96, 97.5, यानी कि ये बन रहा है हमारा 97.5%। अब 97.5% जो ये बना, ये तुम्हारा 100% से कम रह गया, मतलब लॉस कितने का? 2.5% का, यानी कि 100 से जितना कम है, तो 100 से 97.5% हमारा कितना कम रह जाएगा? 2.5%। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 2.5% का लॉस है। समझ पा रहे होगे? बस ये पॉइंट है यहाँ पर, एक इस पॉइंट को समझना है थोड़ा सा, है ना। बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्या कह रहा है? A shopkeeper allowed 18% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 23%. If he gains 18.40 rupees on the sale of the article, then what is the marked price of this article? बताओ। 18% डिस्काउंट देने के बाद भी 23% का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 18.4%, 4 रुपीज का प्रॉफिट है, तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा? उसका मार्क प्राइस कितना होगा? देखो अगर मैं बात करूं, 23% का प्रॉफिट है, ठीक है, और 18% का डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट है। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात समझनी है यहाँ पे, कि डिस्काउंट देने के बाद भी हमको सेलिंग प्राइस मिलता है, और प्रॉफिट या लॉस लेने के बाद भी हमको क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस ही मिलता है, दोनों केसेस में। यानी कि अगर मैं मार्क प्राइस पर 18% का डिस्काउंट देता हूं, तो मार्क प्राइस पर अगर 18% का डिस्काउंट मैंने दिया, तो मार्क प्राइस हमारा रह जाएगा 100 माइनस 82, 18 मतलब 82% रह जाएगा, और कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट के साथ 100 प्लस 23 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट तुम लोगों को बस समझना है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो यहाँ से हमारा रेशियो बन के आएगा, वो हमारा रेशियो क्या कितना बन जाएगा? 123/82, ठीक है। तो 41 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 3 बार। और ये 41 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान बन गया, हमारे पास मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यूज आ गई। अगर मेरे पास मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वैल्यूज आ गई हैं, अब इस क्वेश्चन में दम नहीं है ज्यादा। देखो कैसे करना है, मैंने इसको 2 जीरो बढ़ा दिए, इसमें 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, मुझे क्या चाहिए? मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 18.40 का, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? 23%। तो 23% की वैल्यू निकालो यहां से, यानी कि 46 रुपीज। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 18.4। अब आई बात समझ में? 18.4 रुपए दे रखी है इसकी वैल्यू हमको। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व यहीं पे। अगर 46 की वैल्यू आ रही है 18.4, या 18.4 ही छोड़ देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 300 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मार्क प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इस चीज को समझोगे ना, तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है। एक लाइन में, एक लाइन में मामला सेट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आते आते कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो कितना बनेगा जरा देख लेते हैं, ये बताओ कितना बनना चाहिए। तो ये 300 है, ये 18.40 डिवाइड बाई 300 और मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 300 और डिवाइड बाई 46, बस हो गया सॉल्व।
ये हटा देना, ये 2 जीरो यहाँ पे हट जाएंगी, 46 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो 40 इंटू 3 यानी कि हमारा आंसर कितना बन जाएगा 120 रुपीज़। तो जितनी बढ़िया कैलकुलेशन आप कर पाओगे उतना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना बनना चाहिए इसमें 120। मार्क प्राइस पूछा है हमसे, तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया इस केस में 120 रुपीज़। तो उम्मीद है ये बातें तुम लोगों को समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को तुम डील कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ में। बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस पे कुछ पैसा अगर बढ़ा दिया जाए तो वो मार्क प्राइस बनता है, और मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए तो वो सेलिंग प्राइस बनता है। कॉस्ट प्राइस पे कुछ पैसा बढ़ा दिया जाए तो मार्क प्राइस बनता है, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए तो वो सेलिंग प्राइस बनता है। अब जरा मुझे सोच के बताओ कि अगर इस पर डिस्काउंट देता हूं मैं तब भी मुझे क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। इस पर मैं प्रॉफिट या लॉस कुछ भी लेता हूं, प्लस प्रॉफिट मान लो या लॉस मान लो, कुछ भी लेते हो तब भी तुम्हें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। इस पर डिस्काउंट के बाद क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। यानी कि डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है वही वो भी सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस के बाद जो वैल्यू आती है वही भी सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब दोनों सेम ही तो होते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। बाकी जब हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो मैं इसका बेसिक तुम लोगों को बहुत डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 2160 रुपीज after 2 successive discounts of X% and 25%, and mark price of this article this one. ठीक है, find the cost price of article if there is a profit of X% on selling the article after giving 2 successive discounts. एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से, ये 2160 मार्क प्राइस है अपना, मार्क प्राइस अपना कितना है 2160 रुपीज। इस पर 2 डिस्काउंट लगाए हैं, एक X% का डिस्काउंट है और एक यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट 25% का है। ठीक है, सॉरी ये सेलिंग प्राइस आएगा, रुको एक सेकेंड। ये हमारा मार्क प्राइस कितना 3600 रुपीज है, और ये कितना आ जाएगा अपना 2160 रुपीज, और X% का ही प्रॉफिट हो रहा है आपको, है ना, तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के साथ आया है X% के साथ। तो आपको बस ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो होता है ना अपना, इसमें ये जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस मैटर ही नहीं करता भाई, ये सीक्वेंस मैटर ही नहीं करता। मतलब कहने का ये है कि मैं 25% पहले कम कर देता हूं, X% मैं बाद में कम कर लूंगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी तुरंत। 1/4 कम करोगे यहां से, यानी कि 900 रुपए यहाँ पे कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कितने रुपए मिल जाएंगे 2700, और 2700 से वैल्यू कहाँ जा रही है 2160, यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट है यहाँ पे 540 रुपए का। समझ में आई बात? तो 540 रुपए जो होते हैं वो 2700 का कितना परसेंटेज बनेगा, यही एक्स की वैल्यू है आपकी। आई बात अब समझ में? चलो भाई ये कर दिया, ये कर दिया, 27 से 2 बार यानी कि 20%। 20% है एक्स की वैल्यू, जो डिस्काउंट अपना जा रहा था, जो डिस्काउंट अपना जा रहा था दैट इज 20%। तो बहुत आसानी से हमने ये पता लगा लिया फिलहाल कि ये वैल्यू एक्स जो है वो 20% है भाई। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। ये सेलिंग प्राइस अगर 20% प्रॉफिट के साथ है तो अब तो यार बहुत इजीली लिखना कि भाई 120% की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज 2160। तो 100% बता दो कितना आएगा, या अगर 6 की वैल्यू आ रही है तो 5 की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी। तो 2160 अपॉन 120 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, दैट्स इट, और आंसर आ जाएगा यार। चलो 12 से कर दो, 12 बन जा 12, 12 8 जा 96 होते हैं, 1800 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1800 रुपये आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा 1800 रुपये, दैट्स इट। 1800 रुपीज इज योर आंसर। ठीक है, बहुत आसानी के साथ हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर
meets with an accident and then proceeds at 3/4 of its former speed and arrives at its destination 30 minutes late. 30 मिनट लेट हो जाती है. Had the accident occurred 45 kilometer further, it would have reached the destination only 20 minutes late. Find the total distance. तो देखो दो केसेस हैं, दोनों केसेस आपको समझने हैं भाई. पहले केस में देखो, दो केसेस में यहाँ पे तुम लोगों को समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना सभी लोग, है ना. दोनों केसेस को समझने की कोशिश करते हैं. पहले केस में कह रहा है कि ट्रेवलिंग करती है 90 किलोमीटर, कि 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है. और यहाँ पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इस जगह पर इसका एक्सीडेंट हो जाता है. एक्सीडेंट होने से इसकी स्पीड कुछ स्लो हो जाएगी यहीं से. अब ये जहाँ पर भी जा रही है 30 मिनट लेट पहुँचेगी, 30 मिनट्स लेट, 30 मिनट्स लेट, ठीक है. अगर ये एक्सीडेंट 45 किलोमीटर आगे हुआ होता, यानी कि देखो अब समझना, पहला एक्सीडेंट तो यहीं पे हो गया था 90 किलोमीटर पे, अगला एक्सीडेंट इससे 45 किलोमीटर आगे हुआ होता, 45 किलोमीटर. मान लो इस पॉइंट पर ये एक्सीडेंट हुआ होता, तो यहां से स्पीड स्लो हो जाती. तो अब ये कितने मिनट लेट पहुंच रही है? 20 मिनट लेट. अब ये कितने मिनट लेट पहुंच रही है? 20 मिनट लेट पहुंच रही है. अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे. देखो असली मुद्दा इस 45 किलोमीटर का ही है. ये जो 45 किलोमीटर का मुद्दा है ना, यही है असली मुद्दा. क्यों? देखो इस केस में आप यहीं से स्लो हो गए, यहीं से स्लो जा रहे हो आप, और इस केस में आप यहां से स्लो हो रहे हो, मतलब यहां आपकी नॉर्मल स्पीड है. तो ये जो 10 मिनट का फर्क है वो इसी वजह से तो आ रहा है भाई. एक बार 30 मिनट लेट हो और दूसरे केस में आप 10 मिनट लेट हो. ये फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सीडेंट फर्स्ट केस में यहीं पे हो गया. मान लो ये पॉइंट एक्स है और ये वाई है, इस पॉइंट को मैंने एक्स वाई नाम दे दिया, चलो तुम्हारी समझदारी के लिए. पहली केस में एक्सीडेंट एक्स पे हो गया, सेकंड केस में एक्सीडेंट वाई पे हो रहा है, मतलब 45 किलोमीटर आगे. यानी कि इन 45 किलोमीटर में तो आप नॉर्मल स्पीड से चले हो, इन 45 किलोमीटर में तो आप नॉर्मल स्पीड से चले हो. इसका मतलब अगर इन 45 किलोमीटर में आप नॉर्मल स्पीड से चले हो, तो ये 20 मिनट का फर्क ही यहाँ पे था और 20 मिनट का फर्क ही यहाँ पे था. तो ये चेंज नहीं है मामला, मामला यहीं पे समझना है बस अपने को. कहाँ? यहाँ पे. तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है और टाइम का उल्टा स्पीड, यानी कि जो दोनों का रेशियो होता है, इनवर्स रेशियो होता है. इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो लगा देते हैं भाई, देखो जरा ध्यान से. इस केस में 3/4 स्पीड हो रही है, यानी कि अगर मान लो S1 को मैंने यहाँ पे इस केस में लिया, मैंने S1 को लिया मैंने 4, तो यहाँ पर S2 हो रही होगी 3. 3/4 होने का मतलब क्या है स्पीड? अगर 4 थी तो 3 हो गई. तो जरा एक बात बताओ भाई आप लोग मुझे, टाइम का क्या रहेगा फिर यहाँ पर T2 और T1 का? तो T1 हो जाएगा 3 और T2 हो जाएगा यहाँ पे 4, मतलब उल्टा. स्पीड अगर 4 और 3 और 4 है तो टाइम 4 और 3 हो जाएगा. बस अब आप लोग समझदार हो. टाइम 4 से कहाँ हो रहा है? 3. तो टाइम में कितने की कमी है? 1 की. और एक्चुअल में कितने की कमी आ रही है? 10 मिनट की. देखो क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बात अगर आएगी तो क्वेश्चन तो सॉल्व यहीं पे हो गया, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन. तो मैं तुम्हें कुछ और चीज समझा रहा हूँ जहाँ से तुम स्पीड निकाल सको, है ना. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो 10 सेकंड चाहिए और बस अभी हो जाएगा यहीं से, कुछ नहीं करना. मैं तुम्हें स्पीड निकालना सिखा रहा हूँ, स्पीड कितनी है. तो देखो जरा, 1 की वैल्यू 10 मिनट है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 मिनट. यानी कि 30 मिनट में आप कितनी दूरी तय करते हो? 45 किलोमीटर. तो 30 मिनट्स में आप ट्रेवल करते हो 45 किलोमीटर. तो 60 मिनट में आप कितना ट्रेवल करोगे? यानी कि 90 किलोमीटर. और जो 60 मिनट में ट्रेवल करते हैं ना, वही हमारी क्या होती है? स्पीड है पर आवर. 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, इसका मतलब क्या है भाई? हमारी एक्चुअल स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर. So if question asks about speed, so the speed of actual speed of this person is, in this case, or train in this case is 90 kilometers per hour. But question asking about distance, तो देखो यहाँ पे पता कर लेते हैं.
डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं अभी यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे लिए, डिस्टेंस का केस। तो देखो डिस्टेंस जो हमारी आएगी वो कितनी आएगी जरा देखते हैं। 90 प्लस 45, देखो इस पॉइंट से लेकर वाई तक की जो डिस्टेंस है वो 90 प्लस 45 है, यानी कि 135 किलोमीटर तो ये है ही है। ठीक है, 135 किलोमीटर तो ये है ही है। इसके अलावा इस पर आ जाओ जरा, इस पर आ जाओ जरा। देखो अगर ये 45 किलोमीटर स्लो चलती है तो 10 मिनट का फर्क पड़ता है, समझे? 45 किलोमीटर स्लो चलती है तो 10 मिनट का फर्क पड़ता है, लेकिन आप यहाँ कितने मिनट लेट हो, 20 मिनट। इसका मतलब आपको 45 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 90 किलोमीटर चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा, 90। तो इसमें 90 और ऐड कर दो बेटा, आंसर तो यहीं पे आ जाएगा जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, 225 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो 225 किलोमीटर है, बट मैंने तुम्हें स्पीड समझाई क्योंकि स्पीड भी इंपॉर्टेंट होती है इस केस में, है ना? स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड निकालने के लिए भी आ सकती है। तो असली मुद्दा किस चीज का होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट का मुद्दा होता है। ये जो 45 किलोमीटर है ना, इनको ध्यान में रखना है। ये 45 किलोमीटर इंपॉर्टेंट हैं। इन 45 किलोमीटर की वजह से ही 10 मिनट का फर्क पड़ रहा है। अगर इन 45 किलोमीटर की वजह से 10 मिनट का फर्क पड़ रहा है, 10 मिनट लेट हो रहे हो आप या जल्दी पहुंच रहे हो आप, तो अगर 20 मिनट लेट हो रहे हो तो आपको इसका मतलब 90 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो बस वही 90 ऐड कर दो, 135 में आंसर आ गया, 225 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालने के लिए तो इतना ही बहुत है, लेकिन स्पीड के लिए मैंने समझाया था, स्पीड भी निकाल सकते हो आप, है ना? एक बार फिर से देख लेना मैंने क्या बताया, समझ में आ जाएगा पूरा प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। A train overtakes two persons who are walking in the same direction in which the train is going at the rate of 2 km per hour and 4 km per hour and passes them completely in 9 and 10 seconds. तो एक ट्रेन है, दो केसेस बनाए हुए हैं। एक ट्रेन है हमारी, ये मान लेते हैं हमारी ट्रेन है, और दोनों सेम डायरेक्शन में बंदे चल रहे हैं, ये भी इधर ही चल रहा है और ये अपनी ट्रेन जा रही है और ये बंदा भी इधर ही चल रहा है। ठीक है, दोनों केस में बंदा इधर ही चल रहा है, सेम डायरेक्शन का केस है ना, सेम डायरेक्शन। इसकी स्पीड जो है 2 किलोमीटर पर आवर है, इस बंदे की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। इसको ये 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, इसको ये 10 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, इसको 9 सेकंड में क्रॉस करती है, इसको 10 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको बतानी है लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर्स। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। मान लो ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर या x मीटर, कुछ भी मान ले तो x किलोमीटर पर आ रहा है। ट्रेन की जो स्पीड है हमारी नज़र में कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की स्पीड। चलो समझते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, पहले केस में बताओ मुझे। पहले केस में जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आ जाएगी x-2, और दूसरे केस में जो, पहले केस में रिलेटिव स्पीड, दूसरे केस में जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो बनेगी x-4। ठीक है, यहां पर दोनों ही केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट थी समझनी। इन दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों केस में ही ट्रेन क्रॉस करेगी दोनों बच्चों को, और ट्रेन की लंबाई तो एक ही रहेगी, ट्रेन की लंबाई थोड़ी चेंज होगी। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है और टाइम का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। स्पीड और टाइम एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। तो देखो लिख देते हैं, स्पीड का रेशियो है x-2 डिवाइड बाई x-4, और टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा, यानी कि 10/9। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। 9x-18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 10x-40।
एक्स की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है 22 किलोमीटर पर आवर, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 22 किलोमीटर पर आवर, ये ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड तुम्हारे पास है, 9 सेकंड चलना है तुमको, निकाल दो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x-2 यानी कि 22 - 2, लेकिन क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है इसलिए इसको कर देना 5/18। और कितने मिनट चला दोगे इसको, कितने सेकंड, 9 सेकंड, तो यानी कि स्पीड इनटू टाइम क्या दे देगा तुमको, डिस्टेंस। ठीक है, 9 से 2 बार कैंसिल कर देना इसको, ऊपर आ जाएगा 20 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल कर दो 10 टाइम्स, यानी कि 50 मीटर। देखो इतना आराम से समझाने का एक ही मोटिव है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आए, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कन्वे करने की, क्योंकि इन ऐसे क्वेश्चंस में फंसते रहते हैं हम फालतू में, जबकि दम नहीं होता क्वेश्चंस में बिल्कुल भी। ठीक है, स्पीड रिलेटिव आएगी काम में, क्योंकि दोनों ही चलायमान कंडीशन में, ये भी चल रहा है ट्रेन भी चल रही है। जब दोनों चलायमान कंडीशन में, दोनों मोशन में होते हैं तो क्या काम में आती है, रिलेटिव स्पीड काम में आती है। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत आसानी के साथ तुम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं इनमें। ठीक है, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 3 पार्ट वाटर है, 5 पार्ट मिल्क है, कितना लिक्विड निकाल के वाटर से रिप्लेस कर दिया जाए कि हाफ मिल्क हाफ वाटर हो जाए। कुछ भी नहीं है, देखो जरा ध्यान से सब लोग, कई बार रिपीट हो चुका है, वाटर है और मिल्क है, ध्यान से समझना, कई बार रिपीट होते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। इसके अंदर 3 पार्ट वाटर है और 5 पार्ट मिल्क है। ठीक है, 3 पार्ट वाटर है और 5 पार्ट मिल्क है इसके अंदर, और इसमें से ये कह रहा है कि कितना लिक्विड माइनस किया जाए और उतना ही वाटर ऐड कर दिया जाए। जितना लिक्विड माइनस किया जाए उतना ही वाटर ऐड कर दिया जाए। अब एक बात बताओ आप लोग, मान लो अगर यहाँ से x लीटर माइनस किया मैंने लिक्विड, मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ से x लीटर माइनस किया, तो भाई x लीटर ही पानी ऐड करना पड़ेगा, x लीटर ही पानी ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब, बोलो बोलो, अब देखो जरा ध्यान से, अब हाफ वाटर और हाफ मिल्क हो गए ऐसा करने पर, ऐसा करने पर क्या हो गए, हाफ वाटर और हाफ मिल्क हो गए, हाफ वाटर और हाफ मिल्क हो गए ऐसा करने पर। अब देखो जरा ध्यान से, जितना हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया उतना ही हमने वाटर मिलाया है। एक पॉइंट और आप लोगों को समझ लेना चाहिए, जैसे मान लो ये एक लिक्विड बना देता हूं मैं, ये मान लेते हैं कोई लिक्विड है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना सब लोग। मान लेते हैं इस लिक्विड के अंदर मिल्क और वाटर, इनका कुछ रेशो, जैसे यही रेशो लेता हूँ 3:5, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 3:5 है। अगर मैं यहाँ से कितना भी मिक्सचर निकाल दूं बाहर, तो उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो यही रहेगा, है ना, जब तक कुछ एक्स्ट्रा ऐड या कम नहीं करते ना तब तक यही रहेगा सेम। और यहाँ जो रहेगा इसके अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशो कितना रहेगा, 3:5, तो रेशो पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो रेशो पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आपने वाटर ऐड किया है तो भैया वाटर मिल्क को इक्वल कर लेते हैं, बस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 5:5। अब हो गया काम। इसका मतलब वाटर जो हमने ऐड किया है वो ऐड कितना किया है, इसका मतलब 2 हमने ऐड किया है, इसका मतलब यहाँ से माइनस भी हमने कितना किया होगा, 2 माइनस किया होगा। तो कितना पार्ट हो गया, अगर ये 10 पार्ट है तो आप इसमें से 2 पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, इसका मतलब ये कितना पार्ट हो गया भाई, 1/5। कितना पार्ट हो गया, 1/5। ठीक है, दोबारा समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। मान लेते हैं आज हमारे पास 30 लीटर है और 50 लीटर है, इसमें से ऑलरेडी मैंने मिक्सचर निकाल दिया है, ये मिल्क है ये वाटर है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये वाटर है ये मिल्क है, ये वाटर है ये मिल्क है, मैंने निकाल दिया, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लेकिन आप कितना ऐड करो इसमें कि ये रेशो इक्वल हो जाए भाई, इसका मतलब भाई मिल्क थोड़ी ऐड करोगे आप, मिल्क तो उतना ही है, इसका मतलब आपको वाटर को भी इतना ही बनाना है, तो इसका मतलब आपको कितना ऐड करना है इसमें, 20 लीटर, तो जितना ऐड किया उतना ही तो आपने माइनस किया होगा यहां से। आ रहा है पॉइंट समझ में, अब देखो ध्यान से, ये 20 लीटर जो आप ऐड कर रहे हो यही 20 लीटर तो निकाला था, तो इसका मतलब
मिक्सचर हमारा इतना था स्टार्टिंग में 100 लीटर, उसमें से हमने कितना माइनस किया था